हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेकंड वीडियो ऑफ डीएमडी सीरीज 10 में 10। और जो मैंने ये नई सीरीज चालू की है बच्चों को बहुत अच्छी लग रही है, जान के बहुत अच्छा लगा। और हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था सीए फाउंडेशन के लिए, और पिछले वीडियो में मैंने आपको 10 क्वेश्चन करके दिखाए थे और ऑलमोस्ट 10 मिनट में कैसे करा जाता है ये समझाया था। आज भी वही सीरीज चालू रखेंगे। लेट्स कंटिन्यू सेकंड वीडियो, नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। लेट्स गो फॉर इट। Okay, question number one. Question number one बोल रहा है 94 is divided into two parts in such a way that the fifth part of the first and the eighth part of the second are in the ratio 3:4. आपसे फर्स्ट पार्ट पूछा है। अभी इसका मतलब ये हो गया कि भाई 94 के पहले हमें दो टुकड़े करने, मान लो x और y, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट उसका मेरे को फिफ्थ पार्ट चाहिए। फिफ्थ पार्ट का मतलब 1/5, ठीक है, और एट्थ पार्ट का मतलब 1/8। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को x का 1/5 करना है और y का मेरे को 1/8 करना है, और फिर वो करने के बाद इनका रेशियो कितना है 3:4। ये हमें सवाल में दे रखा है और हमसे पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट। तो एक बार के लिए इंट्यूशन मेरा ये होना चाहिए कि भाई जो भी फर्स्ट पार्ट मेरे से पूछा है वो डेफिनेटली 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी तो हम उसका 1/5 करेंगे तो इंटीजर आएगा। जरूरी नहीं इंटीजर है, लेकिन एक बार के लिए फर्स्ट इंट्यूशन क्या होगा कि भाई हाँ 5 से डिविजिबल होगा। अब अगर मैं इन ऑप्शंस में देखूं तो एक ही ऑप्शन मेरे को 5 से डिविजिबल दिखता है, विच इज बी। नाउ लेट अस फर्स्ट चेक दिस ऑप्शन, लेट अस चेक दिस ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि ये फर्स्ट पार्ट है। अब समझो अगर ये मेरा फर्स्ट पार्ट है मतलब x की वैल्यू 30 हो गई, ठीक है, तो फिर ये y जो होगा वो 64 होगा क्योंकि दोनों का टोटल 94 है, ठीक है। तो मेरे पास दोनों पार्ट्स आ गए। अब अगर आप इस 30 का 1/5 करते हो, 30 का 1/5 कितना आता है? 30 का 1/5 6 आएगा, 30/5 6 आएगा। और आप 64 का अगर 1/8 करते हो, 64 का 1/8 कितना आएगा? 64/8 8 आएगा। क्या 6:8 3:4 के बराबर है? क्या 6:8 3:4 के बराबर है? बिल्कुल है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर। सो दिस इज नोन एज इंट्यूटिव अप्रोच। ऑप्शंस यूज करना है और इंट्यूटिव अप्रोच रखनी है। सर ये नहीं आता तो फिर दूसरा ऑप्शन ट्राई कर लेते, कोई बात नहीं, लेकिन पहला ऑप्शन कौन सा पकड़ना है? जो जिसका फर्स्ट पार्ट 5 से डिविजिबल। समझ में आ गई? ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज द स्ट्रेटजी टू बी फॉलोड इन एग्जाम्स, ठीक है। ऑफ कोर्स मैं इसको इक्वेशन से कर सकता था बट नहीं किया। Question number 2. Question number 2 बोलता है ₹4850 have been divided among A, B, C such that if their shares are diminished by ₹15, ₹10, ₹25 respectively, the remainders are in the ratio 3:4:5. आपको B का शेयर बताना है, B का शेयर बताना है, मतलब ओरिजिनली जो B को बटा था वो बताना है। तो बेटा इसमें क्या हुआ देखो, 4850 था आपका, वो पहले आपने 3 लोगों में बांटा, ठीक है, A, B, C में, और फिर क्या किया, इनके शेयर को आपने घटा दिया, डिमिनिश मतलब घटा दिया, 15, 10 और 25 से घटा दिया, राइट। उसके बाद जो रेस्पेक्टिव शेयर्स आए वो उनका रेशियो कितना है 3:4:5। ये हमें दे रखा है क्वेश्चन। अभी हमें एक सिंपल सी बात समझे कि पहले हमें कितना रुपया बांटना था, 4850, राइट। अब हमने सबके शेयर में से इसको कुछ मिल गया होगा x, इसको y, इसको z, फिर हमने इसमें से 15 घटाया, इसमें से 10 घटाया, इसमें से 25 घटाया, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 4850 में से कितना घटाया? 25 और 15 40 और 10 50। इसमें से हमने 50 घटाया कि नहीं? तीनों का मिला दूं तो इसमें से 50 घट गया, मतलब अब जो पैसा बटा वो 4800 बटा, जो कि किस में बटा? एबीसी में। और वो जब बटा तो रेशियो 3:4:5 हुआ। भाई ये जो भी डिमिनिश किया ये मैंने 4850 में से घटा दिया, उसके बाद जो बचा वो इस रेशियो में बटा, ठीक है। तो अब तो सिंपल सी बात हो गई कि 3, 4, 5 कितने पार्ट्स हुए? 4 और 3 7 और 5 12। तो 12 पार्ट्स किसके बराबर हुए? 4800 के, क्योंकि टोटल 4800 बटा। तो फिर एक पार्ट किसके बराबर हुआ? 400 के, मतलब एक पार्ट 400 के बराबर हुआ। मेरे को बी निकालना है ना, मेरे को बी को कितने पार्ट्स मिले? 4 पार्ट्स। अभी बताओ एक पार्ट अगर 400 है तो 4 पार्ट्स कितने होंगे भाई? 1600, मतलब 1600 रुपए बी को मिले, लेकिन 1600 आंसर नहीं है, क्योंकि बी को जो 1600 मिले ये रिमाइंडर था जो लास्ट में बचा। शुरू में कितने मिले थे? तो शुरू में आने के लिए हमें इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि हमने नीचे आने के लिए 10 घटाया है तो ऊपर जाने के लिए हमें 10 जोड़ना पड़ेगा। तो आंसर मेरा आएगा 1610। 1600 भी ऑप्शन है, वो नहीं लगाना है। क्या आंसर लगाना है? 1610, क्योंकि आप ऊपर जाओगे तो ओरिजिनली बी को 1610 मिला होगा, ताकि 10 घटाने पे 1600। समझ में आई अप्रोच? ठीक है, क्या करा भाई, टोटली जो सबको तीनों का जो टोटल डिमिनिश्ड अमाउंट था वो टोटल में से घटा दिया, तो 4800 को 3 में बांट दिया यूजिंग पार्ट्स अप्रोच। ठीक, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है बॉक्स कंटेन्स ₹56 इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1, 50 पैसे, 25 पैसे। वापस कॉइन प्रॉब्लम आ गया। अभी मेरे पास ₹1 का कॉइन है, ठीक है,
50 पैसे का कॉइन है और 25 पैसे का कॉइन, राइट। और टोटल मेरे पास रुपए कितने हैं? 56। टोटल वैल्यू मेरे पास 56, नॉट नंबर। The number of 50 paise coin is double the number of 25 paise coin and 4 times the number of 1 rupee coins. The number of 50 paise coins in the boxes, हमें ये निकालना है। 50 पैसे coins कितने हैं ये हमें निकालना है। और हमें उसने ये बता रखा है कि जो 50 पैसे के coins हैं वो 25 पैसे के तो डबल है, इसका तो डबल है। नंबर ऑफ coins की बात कर रहे हैं, वैल्यू की बात नहीं कर रहे, ठीक है। और 1 रूपी कॉइन का 4 टाइम्स, ये उसने बता रखा है कि 50 पैसे के जो कॉइन्स हैं वो 1 रूपी वाले के तो 4 टाइम्स है और 25 पैसे के 2 गुना है। तो मैं इसको भी ऑप्शन से ही करूँ, ठीक है। सबसे पहली बात, एक चीज अगेन इंट्यूटिव क्लियर होनी चाहिए कि भाई 50 पैसे के जो कॉइन्स हैं वो इसका 4 गुना है और इसका 2 गुना है, तो इसका मतलब डेफिनेटली मेरा जो आंसर होना चाहिए वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक चीज का 4 गुना आंसर आ रहा है। तो डी ऑप्शन तो सीधा सीधा मैं उड़ा दूंगा क्योंकि वो 4 से डिविजिबल नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन 4 से डिविजिबल। तो ठीक है भाई, लेट्स स्टार्ट ट्राइंग विद द फर्स्ट ऑप्शन। अब मैं ऑप्शन ए ट्राई करता हूं, ठीक है। अभी ऑप्शन ए का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन 64 है, राइट। सो लेट अस राइट 50 पैसे कॉइन 64, ऑलराइट। तो अब मेरे को बताओ कि 1 रुपए के कॉइन्स कितने होंगे? भाई इसका 4 गुना ये था तो इससे 4 डिवाइड करने पे ये आना चाहिए, मतलब ये 16 होना चाहिए। इसका 2 गुना ये था, मतलब इसको 2 से डिवाइड करने पे ये आना चाहिए, मतलब 32 होना चाहिए, ठीक है। तीनों कॉइन्स आ गए। अब कॉइन्स आ गए तो वैल्यू भी निकाल सकते हैं, राइट। व्हाट विल बी द वैल्यू? लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू। वैल्यू आएगी भाई 16, 1 रुपए के कॉइन्स मतलब 16 रुपए, ठीक है। 64 अगर 50 पैसे के कॉइन है, 2 कॉइन से 1 रुपया बनता है, तो 64 से 32 रुपए बनेंगे, ठीक है। 25 पैसे के 32 कॉइन, अभी देखो 25 पैसे के 4 कॉइन से 1 रुपया बनता है, तो 32 कॉइन होंगे तो 8 रुपए बनेंगे, 32 कॉइन होंगे तो 8 रुपए बनेंगे। कितने हो गए तो कुल मिला के जरा देखना, 56 हो गए। क्वेश्चन में 56 ही दिया था, तो आंसर मेरा ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बिकॉज मेरी वैल्यू 56 आती। सर नहीं आती तो सेकंड ऑप्शन, तो भी बहुत आसान है ना, फटाफट सॉल्व हो रहा है। इज दैट क्लियर? कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है ₹407 आर टू बी डिवाइडेड अमंग एबीसी सो दैट देयर शेयर्स आर इन द रेशियो 1/4, 1/5, 1/6। भाई अब की बार क्या करना है, 407 रुपए, इसको हमें 3 लोगों में बांटना है, ए बी सी। कितने रेशियो में बांटना है? 1/4 is to 1/5 is to 1/6। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द शेयर ऑफ एबीसी। तो आसान सा क्वेश्चन है कि भाई टोटल अमाउंट है उसको इस रेशियो में बांटना है। सर इसमें क्या मुश्किल? अब इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, लेकिन इसमें जो रेशियो दे रखा है ना वो इंटीग्रल नहीं है, बस ये प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीजर में बदलने के लिए 4, 5, 6 जो डिनोमिनेटर है ना तुम्हारा 4, 5, 6, इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। और एलसीएम 4, 5, 6 का लोगे तो कितना आएगा भाई? 4, 5, 6 का एलसीएम 60 आता है, क्योंकि 60 वो नंबर है जो 4, 5, 6 तीनों डिवाइड कर देते हैं, राइट। सो 60 इज द एलसीएम। तो इसको इंटीजर में बदलने की ट्रिक ये होती है कि मल्टीप्लाई बाय दी एलसीएम। तो आप इस पूरे रेशियो को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 1/4 इंटू 60 कर दिया हमने, 1/5 इंटू 60 कर दिया, फिर 1/6 इंटू 60 कर दिया, ऑलराइट। तो ये बन गया 15, ये बन गया 12 और ये बन गया 10। जरा देखो अब आपका रेशियो बहुत ही सिंपल सा रेशियो आ गया, 15, 12, 10। तो अब तो क्वेश्चन बहुत आसान है, 407 को 15, 12, 10 में बांटना है, राइट। अब अगर मैं ऑप्शंस पे नजर मारूं, एक बार ऑप्शंस पे नजर मारूं, तो साफ दिख रहा है कि ए को सबसे ज्यादा पार्ट्स मिले हैं, बी को उससे कम और सी को सबसे कम, राइट। अगर ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो पहले ऑप्शन में ए को सबसे ज्यादा मिला है, बी को उससे कम और सी को सबसे कम। ये तो हमारी गणित में बैठता है। बी ऑप्शन तो बैठता ही नहीं है, ए को सबसे ज्यादा, ठीक है, फिर बी को सबसे कम, ये तो हमारी गणित में बैठता ही नहीं है। तो भाई तो बी ऑप्शन तो डेफिनेटली गया। सी ऑप्शन में तो सबसे ज्यादा ही किसको मिल गया, सी को, वो भी गलत हो गया। डी ऑप्शन में सबसे ज्यादा सी को, वो भी गलत हो गया। तो आगे तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। इनफैक्ट ये बात ऑफ कोर्स मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था, क्योंकि 1/4 जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो इसलिए वहां से भी क्लियर था कि मेरा ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर आ सकता है, क्योंकि ए को सबसे ज्यादा मिलना चाहिए, फिर बी को, फिर सी को। तो देख लो, जरूरत ही नहीं सॉल्व, द आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक। बाकी ऑफ कोर्स आप इनको ऐड करते तो 15, 12, 27 और 10, 37। सो 37 पार्ट्स को हमें टोटल कितना बांटना है, 407 रुपए। तो एक पार्ट कितना हो जाता, 407 अपॉन 37 विच इज 11, मतलब एक पार्ट 11 है। तो एक पार्ट 11 है तो भाई इसको तो 15 पार्ट बांटने, तो ए को कितना मिलता, 15 इंटू 11 यानी 165, ठीक है। बी को कितना मिलता, 12 इंटू 11 यानी 132। तो देख लो फिर भी ऑप्शन कौन सा मैच हो गया, ये ऑप्शन मैच।
दैट ओके, बट इस पार्ट की जरूरत नहीं है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है द थर्ड प्रोपोर्शनल बिटवीन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज। अब ये ए बी जहां भी आ जाता है ना, स्टूडेंट्स को जनरली बहुत टफ लगता है कि अरे यार इसमें तो कोई ना कोई आइडेंटिटी लगेगी वगैरह वगैरह। तो उस झंझट से हटने के लिए मैंने क्या बोला कि ये तो जनरल सवाल है भाई, ए और बी कुछ भी रखो आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ट्रिक यूज करते हैं। हमने बोला ए और बी को सिंपलेस्ट नंबर्स पॉसिबल रख लेते हैं, ए को 2 और बी को 1 रख देते हैं। दोनों को सेम मत मानना, दोनों को सेम मानोगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो फिर नीचे गड़बड़ क्रिएट करेगा, देखो यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा, तो ऑप्शन चेक नहीं कर पाओ, ठीक है। तो इसलिए क्या रखो, 2 और 1 रखो, बराबर मत रखो, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट रख लिया 2 और। अब ये रखने से फायदा क्या होता है सर, व्हाट डज द फर्स्ट नंबर बिकम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन गया जल्दी बताओ, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 यानी 3, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बन गया, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 9, है कि नहीं। मतलब अब मेरा सवाल ये हो गया कि थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है 3 और 9 का, 3 और 9 का क्या निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शनल। वो तो बहुत आसान सी बात है भाई। अब याद करो, जब दो नंबर दिए हैं और उसने एक प्रोपोर्शनल पूछा है, इसका मतलब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है। जब 2 नंबर से तीसरा चाहिए तो फिर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है, और 3 से चौथा चाहिए तो फिर नॉर्मल प्रोपोर्शन होता है। तो अभी यहाँ पे एक बात पक्की है कि 3 आएगा पहला नंबर, 9 आएगा दूसरा नंबर, फिर 9 रिपीट होगा, इजंट इट, क्योंकि थर्ड उसने पूछा है, तो बीच वाला तो हमेशा रिपीट होता है, और थर्ड वाला मैंने एक्स माना। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लास्ट नंबर को थर्ड प्रोपोर्शनल बोलते हैं, राइट। तो अभी अपने को पता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो मेरे को ये पता पड़ गया कि 3x बराबर 9 इंटू 9, तो यहां से मेरा x बराबर 27 आया कि नहीं आया, x बराबर 27 आ गया। और अगर मेरा x 27 है तो भैया अब अगर ऑप्शंस में भी मैं वही a और b रखूं जो मैंने माने हैं, तो जिस ऑप्शन से 27 आता है वो मेरा आंसर हुआ, राइट। एंड यू कैन क्लियरली सी कि 27 सिर्फ एक ही ऑप्शन दे सकता है जो कि ऑप्शन डी है, क्योंकि उसमें होल क्यूब हो रहा है। तो आप देखो, जब आपने a को 2 और b को 1 रखा तो 2 प्लस 1 का क्यूब 27 और नीचे 2 माइनस 1, तो ऊपर 27 नीचे 1, आंसर बिकम्स 27। एक ही ऑप्शन डी है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो जैसे भी कभी भी ऐसे सवालों में आपको लगे यार ए और बी आ रहे हैं, फालतू आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, कुछ मान लो, जो माना वही ऑप्शन में रखो, फिर चेक कर लो। ऑलराइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अभी बोल रहा है द एजेस ऑफ टू पर्सन्स आर इन द रेशियो 5:7। 18 years ago their ages were in the ratio 8:30, their present ages are। अब वो मेरे से प्रेजेंट एजेस पूछ रहा है। अब दो बातें, एक तो ये है कि भाई प्रेजेंट एजेस जो है, आज जो उनकी एजेस है उसका रेशियो कितना दे रखा है सवाल में, 5:7, राइट। और 18 साल पहले 18 years ago जो उनकी एजेस थी उसका रेशियो क्या दे रखा है सवाल में, 8:30। दो बातें बोल रखी ना क्वेश्चन, तो इसको भी मैं ऑप्शन से ही करूंगा। पहले तो मैं ऑप्शंस में देख लूं भाई कौन से ऑप्शन में रेशियो 5:7 आ रहा है। क्या फर्स्ट ऑप्शन में रेशियो 5:7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या सेकंड में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। क्या थर्ड में आ रहा है, देखो 40/56 करते हो, 40/56 8 से कटता है, 8 से काटोगे तो ऊपर आएगा तुम्हारा 5 और नीचे आएगा 7, बिल्कुल इसमें भी आ रहा है। तो ए और सी में से एक आंसर होना चाहिए मेरा, या फिर नन ऑफ दिस होना चाहिए, ठीक है। तो अब मेरे को उसके लिए 18 साल पहले का डेटा चेक करना है, सो लेट मी पिक ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में प्रेजेंट एज कितनी है, प्रेजेंट एज कितनी है, 50 और 70, राइट। तो अब बताओ 18 साल पहले क्या एज होगी भाई, 18 साल पहले क्या एज होगी, दोनों में से 18 कम हो जाएगा, इसमें से 18 कम करेंगे 32, इसमें से 18 कम करेंगे 52, ठीक है। 32 और 52 का रेशियो ले लेते हैं, 32 और 52 का किससे कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, 4 से काटा तो ऊपर 8 और नीचे 13, 8/13 आ गया, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि नहीं, मतलब ये आंसर करेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नहीं आता तो सी चेक करते, बी तो वैसे ही खत्म हो चुका है, सी भी नहीं आता तो डी लगा देते, क्लियर। सो वेरी इजी टू चेक विद ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, find two numbers such that their mean proportional is 18 and third proportional is 144। अभी भैया मेरे को दो नंबर्स चाहिए जिनका मीन प्रोपोर्शनल 18। वापस मीन प्रोपोर्शनल का मतलब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये बात तो पक्की है, मीन प्रोपोर्शनल तो आता ही कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो ये भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का सवाल है, राइट। अभी आपको दो नंबर निकालने हैं जिनका की मीन प्रोपोर्शनल कितना हो, 18, ठीक है, और थर्ड प्रोपोर्शनल कितना हो, 144, राइट। अगेन वी लुक एट ऑप्शंस डायरेक्टली, सो लुक एट द 4 ऑप्शंस। अच्छा, आपको मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला याद है कि नहीं, मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला पिछले वीडियो में भी आया था। मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी, यानी फर्स्ट इंटू थर्ड। फर्स्ट इंटू थर्ड का रूट लेंगे, प्रोडक्ट लेने के बाद रूट लेंगे तो मीन प्रोपोर्शनल आता है।
तो अभी देखो अगर पहला ऑप्शन लूं तो 9 और 36, तो 9 और 36 का प्रोडक्ट का रूट, तो इसमें से क्या बाहर आएगा 3 और इसमें से क्या बाहर आएगा 6, 3 इंटू 6 18, मैच हुआ, बिल्कुल हुआ, तो ये ऑप्शन हो सकता है, 100% हो सकता है। 8 इंटू 32, भाई देखो ट्राई कर लो, 8 इंटू 32 आएगा ही नहीं 18, इसका रूट लोगे आएगा ही नहीं 18, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। 7 इंटू 28, इसका रूट लोगे 7 इंटू 28, तो ये 18 आ ही नहीं सकता, इट्स रॉन्ग। 6 और 24, तो इसका रूट लोगे 6 और 24, ये 18 आ ही नहीं सकता, ये भी गया, तो ये तो कहानी यही खत्म हो गई, 144 देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इट इज वेरी इजी टू चेक विद ऑप्शन सच क्वेश्चंस, एंड ये मैंने नहीं बनाए ऑप्शन, दीज आर ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम एमटीपीज या प्रीवियस ईयर सीए फाउंडेशन क्वेश्चंस। तो जब ऑप्शंस ऐसे दे रहा है तो भाई लेट अस ट्राई टू एक्सप्लॉइट दोज ऑप्शंस, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है इफ x is to y is 2 is to 3 then 5x plus 2y is to 3x minus y is। ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी था, ये बहुत बार पूछता है वो एग्जाम में। तो हमें भाई x is to y कितना दे रखा है 2/3, इसका मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 डाल देता हूं क्योंकि ऊपर नीचे डिग्री सेम है। तो भाई मेरे को जो आंसर निकालना है 5x plus 2y upon 3x minus y, इसमें मैं x को रख दूंगा 2, राइट, y को रख दूंगा 3, तो नीचे भी x को रख दूंगा 2 और y को रख दूंगा 3। तो ऊपर आया 10 प्लस 6 और नीचे आया 6 माइनस 3, तो ऊपर आया 16, नीचे आया 3, आंसर है 16:3। कहानी खत्म। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 16:3। क्लियर? लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है अ डीलर मिक्सेस राइस कॉस्टिंग रुपीज 13.84 पर केजी। एक राइस की वैरायटी है जिसकी कॉस्ट है 13.84, ठीक है, और एक और राइस की वैरायटी है जिसकी कॉस्ट है 15.54। इन दोनों को उसने मिक्स कर, ठीक है, मिक्स करके एक नई वैरायटी क्रिएट करी, न्यू वैरायटी, और उस मिक्सचर को उसने 17.6 पे सेल किया। याद रखना ये तो है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, लेकिन अब जो न्यू मिक्सचर है उसकी सेलिंग प्राइस है 17.6 पर केजी। इज दैट ओके? और उस पे उसने प्रॉफिट कमाया 14.6%, 14.6% ऑन सेल प्राइस, ये उसने प्रॉफिट कमाया। हमें बताना है द प्रोपोर्शन इन विच ही मिक्सेस द टू क्वालिटीज ऑफ राइस। भाई वो पूछ रहा है कि इन दोनों को उसने किस रेशियो में मिलाया, ये क्वेश्चन। तो ऐसा सवाल जब मेरे पास होता है कि एक मिक्सचर S बना जिसके दो कंपोनेंट्स थे S1 और S2, ठीक है, राइट, तो इन दोनों को मिला के अगर ये S बना है तो मेरे को तीनों के लिए एक कॉमन क्वांटिटी चाहिए होती है। कॉमन क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, वो कॉस्ट प्राइस हो सकती है, सेलिंग प्राइस हो सकती है, वेट हो सकती है, हाइट हो सकती है, प्राइस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तीनों के लिए कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सीपी पता है, यहाँ पे सीपी पता है, लेकिन यहाँ पे एसपी पता है, तो ये कॉमन प्राइस नहीं है, तो इसको मेरे को सीपी में बदलना है, तो फिर मैं एलिगेशन की टेक्निक लगाता हूँ। कौन सी टेक्निक लगाता हूँ? एलिगेशन की टेक्निक लगाता हूँ, ठीक है। एलिगेशन अगर नहीं आता तो प्लीज रेफर टू माय रेशियो एंड प्रोपोर्शन वीडियोस, उसमें आप एलिगेशन सीख पाओगे। ऑलराइट, डिस्क्रिप्शन में ऊपर है, यू कैन रेफर टू इट। तो अभी क्या हुआ भाई, मेरे को S1 की प्राइस पता है, देखो S1 की कॉस्ट प्राइस है 13.84, ओके, S2 की कॉस्ट प्राइस है 15.54, S की भी मेरे को क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस। अब बहुत आसान है, देखो 17.6 जो आपकी सेलिंग प्राइस है उस पे 14.6% आपको प्रॉफिट। इसका मतलब अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालने जाऊंगा तो ये जो 17.6 था इसमें से 14.6% इसी का माइनस कर दूं। तुम्हें याद है ना भाई, कॉस्ट प्राइस में जब हम प्रॉफिट जोड़ते हैं तो सेलिंग प्राइस बनती है कि नहीं? तो इसका मतलब ये जो 17.6 सेलिंग प्राइस थी इसमें से अगर मैं ये प्रॉफिट हटा दूं तो मेरे को कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी, ठीक है। कैलकुलेटर अलाउड होता है एग्जाम में, फटाफट कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो ये कितना है, कैलकुलेटर पे निकालो कितना है, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेट कर रहे हो तो ये आ रहा है तुम्हारा 15.03, कैलकुलेट करो ये 15.03 आ रहा है, ठीक है। अगर ये 15.03 आया तो अब एलिगेशन चालू हो गया। एलिगेशन बोलता है जिस डायरेक्शन में एरो उसी डायरेक्शन में सबट्रैक्ट करना है, मतलब दिस माइनस दिस लिखूंगा, 15.03 माइनस 15.54 इज टू दिस माइनस दिस लिखूंगा, 13.84 माइनस 15.03। ये जो आया ना इज टू, मतलब ये जो आया वही मेरा आंसर है, और क्रॉस में लिखना है इसका सब्ट्रैक्शन यहाँ, इसका सब्ट्रैक्शन यहाँ। बस अब देखो ये कितना आया भाई, ये आया माइनस ऑफ 0.51 और ये आया तुम्हारा माइनस ऑफ 1.19। ये आ गया, माइनस माइनस तो कट गया और ये पूरा 13 से कैंसिल हो रहा है,
नहीं 7 से कैंसिल हो रहा है, किससे कैंसिल हो रहा है, 17 से कैंसिल हो रहा है, ये पूरा 17 से कैंसिल हो रहा है। देखो तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 7, सो आंसर इज 3:7। सो दिस इज द ओनली क्वेश्चन जिसमें आपको कैलकुलेशन काफी रिक्वायर्ड है। ये 1 मिनट में सवाल सॉल्व नहीं हो सकता, इसीलिए हमने 10 क्वेश्चन इन 10 मिनट लिए। किसी सवाल में से टाइम बचाओ और ऐसे सवाल में टाइम लगाओ, ठीक है कि नहीं। तो कई बार ऐसे सवाल भी बीच में फंसेंगे जिसमें रफ वर्क भी चाहिए होगा, टाइम भी लगेगा, तो बाकी सवालों में रफ वर्क के लिए स्पेस बचाओ। Is that okay? Let's go to the last question, question number 10। वो तो वापस ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन आ गया भाई। A is to B 2 is to 3 B is to C 4 is to 5 C is to D 6 is to 7 A is to D निकालना है। तो अभी क्या हुआ, ये ट्रिक तो आपको समझा रखी है। A by B लिखा, B by C लिखा, C by D लिखा, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि कनेक्टिंग लिंक सेम होना चाहिए, लास्ट और फर्स्ट सेम होना चाहिए, है ठीक है भाई। तो अब A by B के नीचे 2 by 3 लिखा, B by C के नीचे 4 by 5 लिखा, C by D के नीचे 6 by 7 लिखा। अब दिस इंटू दिस कर लो, ठीक है। तो पहला नंबर आएगा 2 इंटू 4 इंटू 6 कितना, 48, राइट। फिर कर लो दिस इंटू दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 6 72। फिर करो दिस इंटू दिस, 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 6 90। और लास्ट करो दिस इंटू दिस इंटू दिस, नीचे वाले तीनों मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 7 105। ये आपका आ गया A जो कि पहला नंबर है, इज टू B जो कि बीच में कॉमन है, इज टू C जो कि वापस कॉमन है, और लास्ट D। ये आपका A इज टू B इज टू C इज टू D आ गया, जिसकी ट्रिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन वीडियोस में मिलेगी। अब लेकिन वो तो मेरे से A इज टू D पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब मेरे को सिर्फ A और D उठाना है, यानी मेरा आंसर ऑफ A इज टू D विल बी 48 is to 105। Is that okay? 48 is to 105। 48 और 105 में कुछ कटेगा क्या, 48 और 105 में कुछ कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 कटेगा। अगर आप इसमें से 3 काट दो 16 बचता है, इसमें से 3 काट दो 35 बचता है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 16 is to 35। 16 is to 35 मेरा आंसर। क्लियर? सो दिस कंप्लीट्स द सेकंड वीडियो, अनदर 10 क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत ध्यान से समझो, कहां रफ वर्क की जगह बचा सकते हैं, कहां समय ज्यादा लगेगा, ये सब बातें ढंग से समझनी। ऑलराइट, पसंद आया हो तो लाइक लगा देना, ठीक है, एंड प्लीज कीप कमेंटिंग। See you in the next video then with 10 more questions with the next topic. Okay, till then take care, bye।